Let's Mike News at 5. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। राजस्थान के झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल में बच्चों पर अचानक छत गिर गई। जब यह हादसा हुआ तो स्कूल के अंदर 60 से 70 बच्चे मौजूद थे। छत गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने बच्चों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस हादसे में 7 बच्चों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो चुकी है। 12 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस हादसे पर दुख जताया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहां सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। वहां के भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया और मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा है। मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसी दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का भी जश्न मनाया जाएगा। गौरतलब है कि मोहम्मद मोइजू नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बने थे और उनके कार्यकाल में ये किसी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरे के दौरान भारत और मालदीव के बीच डिफेंस और रणनीतिक मामलों से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बावजूद विपक्षी सांसदों के तख्तियां दिखाने और नारेबाजी के कारण दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, केंद्र गरीबों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहता है। हाँ, पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के अभी भी जारी होने पर जोर देते हुए कहा कि देश की सैन्य तैयारी 24 घंटे और पूरे साल बेहद उच्च स्तर पर बनी रहनी चाहिए। दिल्ली में एक रक्षा संगोष्ठी में उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में सेना को सूचना योद्धाओं, प्रौद्योगिकी योद्धाओं और विद्वान योद्धाओं की भी आवश्यकता होगी। युद्ध के इस बदलते परिदृश्य में भविष्य के सैनिक को सूचना, तकनीक और विद्वान योद्धाओं का मिश्रण होना चाहिए। As was said earlier,
that there are no runners-up in war, and this will be giving examples of Operation Sandur, which still continues. Our preparedness level has to be very high. It's 24/7, 365 days. We are living in that kind of an environment, and it's only scholar warriors that can ensure this readiness by thinking differently, connecting the dots across this country. बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन लंच के बाद सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी विधायकों के काले कपड़े पहनकर आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई। उन्होंने सदन में कहा, काला कपड़ा पहनकर आते हो, लेकिन विपक्ष ने इस टिप्पणी का भी विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष ने पहले विपक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब शोरगुल नहीं रुका तो उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है। पटना से लेकर राज्य के दूसरे जिलों तक हत्या की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। राबड़ी देवी ने दावा किया कि बीते कुछ दिनों में तेजस्वी यादव की हत्या की 4 बार कोशिश हो चुकी है। विरोध करेंगे। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है। गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया है 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना, आएंगे, जनता बताएगी। भारत की सैन्य शक्ति में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। अब भारत के पास ड्रोन से मिसाइल लॉन्च कर सटीक निशाना साधने की क्षमता और भी पुख्ता हो गई है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल परीक्षण रेंज में डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को ड्रोन से लॉन्च किया गया और उसने अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर डीआरडी को बधाई दी और कहा कि परीक्षण भारत की मिसाइल क्षमताओं का बड़ा बूस्ट है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और अहम कदम बताया। ULP-GM V3 मिसाइल को अत्याधुनिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी और उच्च सटीकता वाली मारक क्षमता के साथ तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी प्रणाली है जो मेक इन इंडिया की पहल को मजबूती देती है और भारत को रणनीतिक रूप से और भी सक्षम बनाती है। ये परीक्षण न केवल तकनीकी दृष्टि से एक बड़ी सफलता है, बल्कि भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों के नए परिसीमन की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भारत के संविधान के मुताबिक अगली परिसीमन प्रक्रिया अब 2026 के बाद ही हो सकेगी, और वो भी तब जब उस वक्त की जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर कोर्ट का रुख अलग रहा। कोर्ट ने वहां हुए विशेष परिसीमन को वैध बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में ये अधिकार है कि वो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में अलग से परिसीमन कर सके। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को परिसीमन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन हुआ है वो जारी रहेगा। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कराने का अधिकार है। ये चुनाव 1952 में बने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम और 1974 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होता है। इन नियमों के तहत आयोग केंद्र सरकार से सलाह लेकर एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा। परंपरा के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी बारी से ये जिम्मेदारी दी जाती है। पिछली बार लोकसभा महासचिव को ये जिम्मेदारी मिली थी, इसलिए इस बार राज्यसभा महासचिव को ये जिम्मा सौंपा गया है।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय महासम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश भर से ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधियों और नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस सम्मेलन का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए ओबीसी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति साझा की और कांग्रेस की सामाजिक न्याय आधारित राजनीति को समर्थन देने की बात कही। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य के विजिलेंस विभाग ने जयपुर फॉरेस्ट रेंज के डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपक के ठिकानों पर छापा मारा। एक साथ रामचंद्र नेपक के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब फ्लैट की तलाशी के दौरान एक गुप्त खजाना मिला। वहां से करीब 1,44,00,000 रुपए नकद बरामद किए गए। छापे के दौरान 4 सोने की बिस्किट और 10-10 ग्राम के 16 सोने के सिक्के भी मिले हैं। विजिलेंस विभाग का कहना है कि रामचंद्र नेपक ने अपनी आमदनी के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ली है, इसलिए ये कार्रवाई की गई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ा दी गई है। ये विस्तार 13 अगस्त से लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में इसका प्रस्ताव पेश किया, जिससे लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि मणिपुर में पहली बार राष्ट्रपति शासन इस साल 13 फरवरी को लगाया गया था। इससे पहले 9 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इसी वजह से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन को जरूरी बताया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है और संसद की मंजूरी से इसे हर 6 महीने में अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार अब इस दौरान राज्य में हालात को सामान्य करने और भविष्य में विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए करीब 1 दर्जन ओटीटी ऐप्स को बैन कर दिया है। इन ऐप्स पर ऐसा कंटेंट दिखाने का आरोप है जो समाज पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर बच्चों पर। बैन की गई लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा उल्लू ऐप की हो रही है, जिसे देश भर में करोड़ों बार डाउनलोड किया गया था। इस ऐप के फाउंडर अपनी कंपनी का आईपीओ लाने की तैयारी में थे, लेकिन अब बैन की वजह से उनका कारोबार पूरी तरह ठप पड़ सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि उल्लू, अल्ट बालाजी, बिग शॉर्ट्स और देसी फ्लिक्स जैसे ऐप्स बोल्ड और आपत्तिजनक कंटेंट दिखा रहे थे। इसी वजह से मंत्रालय ने देश भर के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि इन ऐप्स और उनकी वेबसाइट तक आम लोगों की पहुंच तुरंत बंद कर दे। कुल मिलाकर 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स पर बैन लगाया गया है। अब खबरें दुनिया से। फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित करेंगे। मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में फ्रांस की प्रतिबद्धता के तहत मैंने ये फैसला किया है। शांति संभव है। आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने फ्रांस के फैसले पर खुशी जताई है, वहीं इजराइल ने इसका विरोध किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, ये फैसला आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने फ्रांस के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं अमेरिका ने फिलिस्तीन को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फैसले को सख्ती से खारिज कर दिया है। उसका कहना है, मैक्रो का यह फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर तनाव दूसरे दिन भी जारी रहा और दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी फायरिंग हुई। थाई सरकार के अनुसार अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। 16 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 1 सैनिक और 15 आम नागरिक हैं, जबकि 46 घायल हैं। थाई सेना का आरोप है कि कंबोडिया की ओर से सैन्य ठिकानों पर ड्रोन उड़ाए गए, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। इस संघर्ष की जड़ें 118 साल पुराने सीमा विवाद में हैं। 1960 में जब कंबोडिया फ्रांसीसी उपनिवेश था, तब खींची गई सीमा रेखा में प्रिय वियर नाम का 900 साल पुराना शिव मंदिर कंबोडिया में दिखाया गया था। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना,
लेकिन मंदिर के आसपास की जमीन को लेकर विवाद आज भी है। न्यूज़ एट 5 में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.